ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देखना शुरू कर चुके हैं मनी 9 का स्पेशल शो मनी सेंट्रल। खबरों पर विश्लेषण के लिए रोज की तरह मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, और आप ही बता दीजिए आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है। शुभम, हमेशा मनी सेंट्रल में हमारे सामने दुविधा रहती है कि हम सबसे बड़ी खबर किसे कहें। हमारे लिए अगर भारत की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने आधिकारिक रूप से संसद में कह दिया है कि वो राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान अब नहीं करेगी, और ये बहुत बड़ी खबर है। इसका असर आपकी हमारी जेब पर, देश के हर राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की जेब तक आएगा। इसका क्या असर होगा, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है, राज्य सरकारों के पास क्या विकल्प हैं और भविष्य में क्या होने वाला, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक और बड़ी खबर जो रूस से आ रही है, जिस पर हम चर्चा करेंगे ऑन द शो के बाद। बिल्कुल, तो ऑन द शो का अंशुमान जी ने जिक्र किया, तो देखिए ऑन द शो पहले देख लेते हैं कि वहां और खास क्या होगा जीएसटी के अलावा। तो वहां खास है, युद्ध में फंसा रूस करेगा डिफॉल्ट, रूस यूक्रेन के युद्ध से सुलग उठी हमारी आपकी रसोई, केंद्र ने राज्यों को छोड़ा उनके हाल पर, क्या गड़बड़ कर रहे थे जोमेटो और स्विगी वाले, बढ़ने वाले हैं किसानों की मुश्किलें, और क्या डूब जाएगा एनबीएफसी का सूरज। बूचा नरसंहार के बाद अचानक पूरे यूरोप में गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। युद्ध के बाद आ रहा हर नया अपडेट रूस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ताजा अपडेट बॉन्ड बाजार से है, और अब बात रूस के डिफॉल्ट तक पहुंच गई है। जी हां, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस डिफॉल्ट कर सकता है। सर, बॉन्ड बाजार का प्रतिबंध कहूं या बॉन्ड बाजार से जुड़ी नई गतिविधि है, ये क्या है और ये कैसे रूस पर असर डालेगी। शुभम, पिछले 48 घंटों में रूस को लेकर यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी चीजें एकदम बहुत तेजी से बदली हैं। इसका एक संकेत हमने कल किया था जब हम मनी सेंट्रल कर रहे थे, और हमने संकेत दिया था कि रूस के ऊपर अब बड़े और काफी बड़े निर्णायक प्रतिबंध आने वाले हैं। हालांकि रूस पर प्रतिबंधों का एक बहुत बड़ा जखीरा डाला जा चुका है, और जिसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई है, श्रिंक हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे खुले थे जहां से रूस को थोड़ी सी हवा मिल रही थी और अर्थव्यवस्था किसी तरह से चल रही थी आगे। पर बूचा नरसंहार की जो तस्वीरें पूरी दुनिया में आई हैं, उसके बाद यूरोप के देशों और अमेरिका में गहरा असमंजस है कि उन्होंने यह सब क्यों होने दिया और ये कैसे हो रहा था। और वो लगातार हमें तमाम बयानों में अलग अलग जगह से दिखाई दे रहा है। तो उसका जो सबसे पहली और बड़ी परिणति है वो हमारे सामने अभी थोड़ी देर पहले आई, जब हम इसको दोपहर में 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे थे, कि अमेरिका ने रूस को डिफॉल्ट की तरफ बढ़ा दिया है। मोटे तौर पर ये समझें कि अमेरिका के बैंकों में रखा जो रूस का डॉलर है, जिसके जरिए वो अपने कर्ज का भुगतान करता था, उस पर रोक लगा दी गई है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि रूस के लिए का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। उसका इस्तेमाल वो सामान खरीदने के लिए, आयात करने के लिए, बाकी जगह से चीज़ों के भुगतान के लिए नहीं कर सकता था। एक छोटी सी खिड़की खुली थी, जिस छोटी सी खिड़की से वो डिफॉल्ट होने से बच सकता था। यानी उसका जो सॉवरेन डेट है, जो उसने दुनिया के बाजारों से बॉन्ड के जरिए उठाया है, उसका भुगतान वो कर सकता था। इसकी छूट दी गई थी। अमेरिकन ट्रेजरी ने, अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने जो जेपी मॉर्गन है, जो रशिया का प्रमुख बैंक है, जो रशिया का मर्चेंट बैंकर है, जो रूस के लिए अमेरिका में काम करता है, उससे ये कहा है कि अब वह रूस के डेट को या रूस के कर्ज को अमेरिकन बैंकों में रखे हुए डॉलर से चुकाने को ऑथराइज करना बंद कर दे। और इस आदेश के बाद बॉन्ड बाजार में और बाकी जगह काफी तहलका मचा हुआ है। हम लोग इस पर पहले भी शुभम चर्चा करते रहे। रूस ने हाल फिलहाल में तमाम आशंकाओं और चिंताओं के बाद भी अपने को बॉन्ड डिफॉल्ट होने से बचाया है। करीब $1.5 बिलियन के आसपास के बॉन्ड की देनदारी आई थी, जिसको रूस ने चुका दिया था, और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिला था। वही वो 60 करोड़ का नंबर है, या $600 मिलियन का जो नंबर है, जो देनदारी अब इसके बाद रूस के लिए मुश्किल हो जाएगी। बॉन्ड बाजार के लोग मान रहे थे, मेरी सुबह बात हो रही थी इस फैसले के बाद, बॉन्ड बाजार के लोग मान रहे थे कि रूस ने एक डिफॉल्ट टाल दिया है, लेकिन ये सख्ती अगर और ज़्यादा सक्रिय रूप से हुई और रूस के पास अब बॉन्ड का अपना कर्ज चुकाने का भी पैसा नहीं बचा, तो रूस के लिए अगले 6 महीने के भीतर एक डिफॉल्ट तय दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा हमें रूस की बाकी जगह से मिल रहा है। ये सबसे बड़ा ताज़ा सैंक्शन है जो रूस को डिफॉल्ट की तरफ बढ़ा सकता है। सर, एक दूसरा अपडेट जो हमने कल जिसके जिक्र की थी अपने कल के मनी सेंट्रल में, वो था एनर्जी मार्केट पर आ रहे सैंक्शन से जुड़ा। वहां कुछ नया अपडेट
एनर्जी मार्केट के सैंक्शंस पे बूचा नरसंहार के बाद यूरोप के देशों ने एक दूसरे को समझाना शुरू किया है कि रूस पर निर्णायक पाबंदियां लगाने के लिए रूस की एनर्जी और तेल पर निर्भरता कम किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर कोशिश लगातार होती रही है। अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर ऑयल एम्बार्गो और गैस एम्बार्गो लगा दिया था, वहाँ से उसका आयात रोक दिया था। लेकिन जर्मनी, फ्रांस और कई सारे यूरोप के देश ऐसे थे जिन्होंने अभी फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया है। जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है वो घटनाक्रम है पोलैंड और हंगरी के बीच बातचीत का। पोलैंड ने हंगरी को ये समझाने की कोशिश की, क्योंकि हंगरी अगर आप रूस पर निर्भरता की दृष्टि से देखें शुभम, तो सबसे करीब और सबसे ज़्यादा निर्भर देश है रूस की गैस के ऊपर। तो पोलैंड ने हंगरी को ये समझाने की कोशिश की है कि रूस की गैस पर निर्भरता कम की जाए, उसके लिए बाकी स्रोत जुटाए जाए, ताकि ये जो नरसंहार हुआ है इसकी सजा रूसी सेना को और रूस के राष्ट्रपति को दी जा सके। अब ये घटनाक्रम आमतौर पर इतनी आसानी से रूस के गैस पर निर्भरता खत्म करना यूरोप के लिए आसान नहीं है। हम इस पर लगातार चर्चा करते रहे कि यूरोपियन यूनियन ने तय किया था कि इस साल के अंत तक रूस की गैस पर या रूस के तेल पर करीब 66% निर्भरता कम की जाएगी। लेकिन अब इस नरसंहार के बाद इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीडाइट किया जा रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर रूस की तेल और गैस पर निर्भरता यूरोप को पूरी तरह खत्म करनी है तो शुभम उसमें सबसे पहले हंगरी, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और बल्गारिया, ये 6 बड़े देश हैं जिनको सहमत करना होगा कि वो रूस की गैस या तेल लेना बंद कर दें और इसके बदले यूरोपीय समुदाय को या बाकी देशों को उनकी तेल और गैस की सप्लाई की व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ब्लॉकेज हंगरी और स्लोवाकिया जो करीब 25 से 22% डिपेंडेंट है। जर्मनी 14% डिपेंडेंट है रूस की गैस के ऊपर और ऑयल पर करीब 20% के आसपास उसका डिपेंडेंस है। तो ऑयल तो पहुंच सकता है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों में हमें रूस के ऊपर प्रतिबंधों की एक और नई बड़ी खेप आती दिखाई देगी, जिसमें शायद ऊर्जा से जुड़े हुए कुछ और प्रतिबंध हो सकते हैं। वो पूरी तरह रशिया को कट ऑफ ना किया जाए यूरोप के देशों में की चुनौतियों को देखते हुए, क्योंकि अगर अचानक गैस की सप्लाई बंद हुई यूरोप में तो महंगाई बढ़ेगी और रूस में इन्फ्लेशन, यूरोप में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस दिशा में निर्णायक कार्रवाई हमें अगले कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिनों में दिखाई देगी। बिल्कुल, और जो भी अपडेट्स आते हैं, मान लीजिए एनर्जी संकट से जुड़े या गैस सप्लाई को रोकने से जुड़े, तो आपके पास मनी सेंट्रल के माध्यम से पहुंच जाएंगे। युद्ध भले रूस और यूक्रेन लड़ रहे हों, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ रहा है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ों की महंगाई हमने देखा बढ़ रही है। लगातार हमने आपको तमाम मनी सेंट्रल में मेटल की महंगाई के बारे में, वीट की महंगाई के बारे में बताया है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करेंगे सनफ्लावर ऑयल की महंगाई के बारे में। जी हाँ, रूस और यूक्रेन की इस युद्ध ने आपकी रसोई को भी सुलगा दिया है। देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में रहने वाली संगीता ने जब महीने भर का राशन मंगवाया तो बिल पिछली बार से बढ़ा हुआ मिला। हिसाब लगाने पर पता चला कि बढ़े हुए बिल में खाने का तेल सबसे बड़ा विलन है। उसमें भी सरसों का तेल 2 महीने वाले भाव के करीब ही था, लेकिन पाम, सोया और सूरजमुखी तेल ने राशन का बिल सबसे ज्यादा बिगाड़ा। ये तीनों वे तेल हैं जिनका देश की कुल खाद्य तेल खपत में 70% से ज्यादा योगदान है और जिनकी जरूरत पूरा करने के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। देश में खपत होने वाला लगभग 98% सूरजमुखी तेल विदेशों से आयात होता है। इसी तरह करीब 96% पाम तेल और लगभग 50% सोया तेल के लिए निर्भरता आयात पर ही है। यानी इस साल खाने के उस तेल के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है जिसकी सप्लाई दूसरे देशों से होती है। जहां तक पाम ऑयल की बात है तो प्रमुख उत्पादक और भारत के सबसे बड़े सप्लायर मलेशिया में उत्पादन कम है। इस वजह से पाम ऑयल लगातार महंगा हुआ है और असर अन्य खाद्य तेलों के भाव पर भी पड़ा है। वजह साफ है, कई रिफाइंड तेलों में मिलावट के लिए इसका इस्तेमाल जो होता है और देश में जितना खाने का तेल खपत होता है उसमें लगभग रिफाइंड की हिस्सेदारी 90% है। महंगे पाम ऑयल से खाद्य तेल की महंगाई का मीटर पहले ही भाग रहा था। तभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और खाद्य तेल की महंगाई ने और स्पीड पकड़ ली। वजह थी सूरजमुखी का तेल। दुनिया भर के कुल सूरजमुखी तेल की 55 से 60% सप्लाई रूस और यूक्रेन से ही होती है और युद्ध की वजह से ये सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
यही कारण है कि सूरजमुखी तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। फरवरी की शुरुआत में जो सूरजमुखी तेल $1400 के नीचे मिल रहा था, मार्च में उसकी कीमतें $2250 के ऊपर जा चुकी थीं। ये बढ़ी हुई कीमतें भारत जैसे देश के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो रही हैं, क्योंकि दुनिया में जितना सूरजमुखी तेल पैदा होता है, उसका 11 से 12% हिस्सा भारत में खपत होता है, और खपत होने वाला 98% सूरजमुखी तेल क्योंकि आयात होता है, तो जिस भाव पर मिलेगा उस पर खरीदना पड़ेगा। तो कुल लब्बो-लुआब ये है कि खाने के तेल की जो महंगाई पहले से भड़की हुई थी, उसे रूस यूक्रेन ने और भड़काया है, और देश का हर किचन इसकी चपेट में आया है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। मतलब महंगाई केवल अनाज तक नहीं है, वसा तक, तेल तक वो पहुंच चुकी है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। अब खबर इस पूरे शो की सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्यों को मिल रहे जीएसटी मुआवजे यानी कि जीएसटी कंपनसेशन की मियाद जून के आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये जानकारी दी गई। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्यों को जो मदद देने के लिए सेस लगाए गए थे वो जारी रखे जाएंगे और वो 2025-26 तक मिलता रहेगा। इसके अलावा केंद्र ने बजट में राज्यों को अतिरिक्त पैसा देने के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान भी किया है। सर, इस पर काफ़ी संशय था, ये माना जा रहा था कि अगली जीएसटी की बैठक में ये मुद्दा गर्म हो सकता है। उससे पहले केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, आपको अपने राजस्व की जो इंतजाम कह लीजिए खुद करना होगा। कितना बड़ा स्रोत था ये राज्यों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट था ये कंपनसेशन राज्यों के लिए? शुभम, हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार अभी हमने एक पिछले हफ्ते जीएसटी पर चर्चा की थी, और तो हमने कहा था कि जो सबसे बड़ी खबर भारत के वित्तीय क्षेत्र के लिए या भारत के फेडरल फाइनेंस के लिए या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए वो यही होने वाली है कि जून में सरकार राज्यों को कंपनसेशन देने की स्कीम को बढ़ाएगी या बंद कर देगी, और इस बात की संभावना थी कि वो बंद हो जाएगी, और उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा संसद में कर दी गई है। यहाँ से अब एक बिल्कुल जीएसटी का एक दूसरा दौर शुरू होता है। वो दौर शुरू होता है जहाँ राज्यों को अब उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सबसे पहले हम ये समझें कि ये ऐसा क्यों किया गया और उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है। इसकी सिर्फ यही वजह नहीं है कि केंद्र सरकार के पास राजस्व की कमी है। हमने देखा 2019-20 में केंद्र सरकार कंपनसेशन का पैसा ही नहीं दे पाए, राज्य और केंद्र के बीच विवाद हुआ, और फिर केंद्र सरकार ने करीब 1,15,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज लिया, और उस कर्ज के जरिए राज्यों के कंपनसेशन राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना था उसको चुकाया था। करीब 1,10,000 करोड़ का सरकार ने कर्ज लिया था। ये जो सहमति बनी थी जीएसटी को लाने के लिए, उस सहमति में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था शुभम, कि राज्यों को 2015 की कट ऑफ डेट के बाद 14% की रेवेन्यू बायंसी इंश्योर की गई थी। यानी अगर किसी राज्य का रेवेन्यू 100 है तो उसे 114% तक का कवरेज मिला था नुकसान में होने वाला। ये इस बात पर निर्भर था, ये इस बात की उम्मीद के साथ आया था कि जीएसटी आते ही देश का जीडीपी एकदम उछलने लगेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी, बहुत तेज से राजस्व आएगा, बहुत बड़ा दायरा बनेगा, देश का हर व्यक्ति टैक्स के दायरे में आएगा, और उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे केंद्र सरकार को इतना पैसा मिलेगा कि अगर कुछ राज्यों को, सबको नहीं, कुछ राज्यों को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सकेगी। तो वो जो 14% की बायंसी थी, चीजें वहां आकर फंस गई हैं। केंद्र सरकार के सूत्रों का, जिनसे हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि अब तो राज्यों के सामने जीडीपी खुला रखा हुआ है, जीडीपी में तो बायंसी नहीं है, और जब जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं है और जीडीपी में गिरावट है, तो आखिर केंद्र सरकार इसी पैकेज को आगे कैसे जारी रख सकती है, जबकि भारत की आर्थिक विकास दर में वो सब कुछ नहीं हुआ जो जीएसटी के बाद होना चाहिए था, जिसकी उम्मीद की गई थी। दूसरी चीज, उसके बीच में डिसरप्शंस आए, कोविड का डिसरप्शन आया, फिर बाकी चीजें आई, तो राज्य सरकारों को इस बात पर सहमत कराने की कोशिश की जाएगी या उन्हें बताने की कोशिश की जाएगी कि वो बीमा सहमति बनाने के लिए था, लेकिन चीजें उस तरह से नहीं बदली भारत की अर्थव्यवस्था में जीएसटी आने के बाद जैसा कहा गया था। राज्य सरकारों की दुविधा शुभम यहाँ यह है कि यह बहुत बड़ा कंपनसेशन था। सामान्य रूप से उनके राजस्व में 14% ग्रोथ नहीं होती किसी भी परिस्थिति में 14-15% की ग्रोथ रेट नहीं होती थी। तो उन्होंने तत्काल इसे आगे बढ़कर जीएसटी पर सहमति क्यों बना ली थी? क्योंकि उन्हें अगले 5 साल के लिए सब कुछ सारे प्रोटेक्शन मिल रहे थे। तो अब यहाँ से
बायोंसी तो छोड़ दीजिए, अगर हम पिछले 3 साल में राज्यों के खजानों की स्थिति देखें तो राज्यों के खजानों की स्थिति में 5 से 5.5% तक फिस्कल डेफिसिट पहुंच चुके हैं। कई सारे राज्य 3 से 3.5% फिस्कल डेफिसिट की स्थिति में बैठे हुए हैं। वो अब एक तरीके से एक बड़ा स्रोत जो उनके रेवेन्यू के शॉर्टफॉल को प्रोटेक्ट करता था, वो यहां से जून से खत्म हो जाएगा और यहां से एक बिल्कुल दूसरी नए किस्म की उल्टी गिनती शुरू होगी राज्यों के फिनांसेस को लेकर, जिसका असर हमें एक तरफ राज्यों की तरफ से लगने वाले टैक्स पर दिखाई देगा, दूसरी तरफ से हमें बॉन्ड मार्केट पे दिखाई देगा, जहां राज्य सरकारें कर्ज लेने जाती हैं और वो भी कर्ज लेने जब पहुंचेंगी तब तक पूरे बॉन्ड बाजार को पता होगा कि उनको अगर केंद्र सरकार से 100 रुपए का कंपनसेशन मिलता था तो अगली बार नहीं मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा असर जीएसटी पर जो बनी संघीय सहमति है उस पर दिखाई देगा। सर, ये 1 लाख करोड़ का जो बजट में प्रावधान है, ये एलोकेशन है, ये किस तरह राज्यों को मिलेगा? केंद्र सरकार को इस बात का अंदाज था शुभम कि हम जून के बाद राज्यों के कंपेंसेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यानी ये जो बीमा या जो स्कीम है इसको जून से बंद कर दिया जाएगा। तो सरकार ने इंटरेस्ट फ्री 1 लाख करोड़ रुपए के 50 साल के कर्ज की एक स्कीम डिक्लेयर की थी। और ये कर्ज की स्कीम ये थी कि राज्य सरकारें अपने जो भी कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने की जो भी परियोजनाएं लाएंगी, उन्हें केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का उसका पूरा कॉर्पस का साइज था, इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। उसका कर्ज केंद्र सरकार लेगी, ब्याज राज्यों को नहीं चुकाना होगा। ये वो डील थी जो डील राज्यों के सामने कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति खत्म करने के बदले रखी गई थी। तो उसमें जो अब उसके डिटेल्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि करीब 60% हिस्सा उसका राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा। राज्यों से अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रोजेक्ट से परियोजनाएं तैयार रखनी पड़ेंगी दिखाने के लिए, वो प्रोजेक्ट के बदले मिलेगा। और 30 से 40% हिस्से के साथ कई शर्तें लगाई जाएंगी, यानी वो पूरा 1 लाख करोड़ रुपए भी राज्यों को सीधे नहीं मिलेगा। वो शर्तें वित्त आयोग ने तय की हैं और उन शर्तों के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि राज्य सरकारें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लेवल पर, सोशल सेक्टर की फिनांसिंग के लेवल पर कितना अपने आप को बेहतर करती हैं। हमें यहाँ याद रखना जरूरी है कि फिनांस कमीशन ने अपनी ताजे फिनांस कमीशन ने राज्यों और केंद्र के बीच जो राजस्व के बंटवारे का फार्मूला है उसे भी बदला है और उसमें कई सारे नए मानक जोड़े गए हैं, जिसके कारण अब कुछ बड़े राज्यों को मिलने वाली, केंद्र से मिलने वाली टैक्स की राशि में कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये उसका अल्टरनेट व्यवस्था है। लेकिन इसके बाद एक तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो कैपेक्स है ये राज्यों से की जो केंद्रीय सहायता में उनकी हिस्सेदारी है उसके आधार पर बांटा जाएगा। इसमें वो 14% वाला कोई रेवेन्यू हेजिंग तो अवेलेबल नहीं है। तो अब राज्य सरकारों को जो कंपेंसेशन से मिलने वाला लॉस है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई के लिए नई व्यवस्थाएं करनी होंगी। सर, कंपनसेशन मिलेगा नहीं और जो लोन की व्यवस्था की गई है उसको लेना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि कई अनुशासन आपको रखने पड़ेंगे, कई कैपेक्स की परियोजनाएं आपको लानी पड़ेंगी और परियोजनाएं होंगी तभी आप वो पैसा ले सकते हो। इन दोनों स्थितियों के बीच राज्यों के सामने अगले साल से कौन सी नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? राज्यों के पास जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि राज्यों को या तो केंद्र सरकार पर जीएसटी के ढांचे में बदलाव का दबाव बनाना पड़ेगा, यानी कि कई सारी चीजों पर टैक्स तय करने का अधिकार उनके हाथ में आए, तभी वो ये तय कर पाएंगे कि राज्य कि वो अपने यहाँ टैक्स बढ़ा सकें। क्योंकि अभी उनके हाथ में, राज्यों के पास जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं। वो जमीन पर टैक्स लगा सकती हैं, वो वाहनों पर टैक्स लगा सकती हैं जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का टैक्स है, और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसी कुछ चीज़ें बची हुई, ऑक्ट्रा वगैरह तो कई जगह खत्म भी हो चुके हैं। तो राज्यों के पास टैक्स लगाने के, टैक्स नए सिरे से टैक्स बढ़ाने के विकल्प काफ़ी कम है। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां जीएसटी के तहत केंद्र सरकार को दे दी। यानी जो कंजम्पशन पर लगने वाले टैक्स हैं, जो ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स हैं, दो ही तरीके के टैक्स, जीएसटी कंजम्पशन और ट्रांजैक्शन का टैक्स है। तो इन पे जो लगने वाले टैक्स हैं उनका अधिकांश हिस्सा राज्यों के हाथ से निकलकर केंद्र के पास पहुंच गया और वही जीएसटी की व्यवस्था थी। तो अब या तो राज्य सरकारों को केंद्र से कुछ चीज़ों को बाहर करने के लिए कहना पड़ेगा जो हाई कंजम्पशन की चीज़ें, और उन पर राज्य सरकारें अपनी तरह से अपने वैट की दरें या अपने वैट की दरें बढ़ाएंगी, जो थोड़ा मुश्किल और जटिल है क्योंकि इससे जीएसटी का अनुशासन टूटेगा, जीएसटी की व्यवस्था टूटेगी। या फिर वो जो बचे हुए टैक्सेस हैं, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो बाकी चीज़ों का हो उन पर वो बढ़ोतरी करेंगे। और उसका एक असर हमें शुभम तत्काल दिखने लगा है बिजली की दरों में। बिल्कुल,
क्योंकि अगर राज्य सरकारों के बजटों को करीब से देखा जाए तो 2016 के बाद राज्य सरकारों के बजटों में एक बड़ा हिस्सा बिजली बोर्डों के घाटों ने या डिस्कॉम के घाटे ने लिया था, जिसे भरपाई के लिए उदय स्कीम लाई गई थी, फिर उसके बाद एक दूसरा पैकेज लाया गया था। तो अब कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू लॉस है उसे कहीं दूसरी जगह घाटे को कम करके ही पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए बिजली की दरों में हमने तेजी से बढ़ोतरी होती देखी है पिछले एक हफ्ते के भीतर, और कुछ राज्य और भी इसमें बढ़ोतरी करेंगे। और दूसरी चीज और बड़ी चीज है कि ये सब भी पूरा नहीं कर पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक राज्य का बजट खोलकर बैठ जाएं, हमारे पास इस कार्यक्रम में हर राज्य के बजट के एनालिसिस का समय नहीं है, लेकिन आप किसी भी एक राज्य का बजट खोलकर बैठ जाएं तो आपको दिखाई देगा कि उसका कमिटेड एक्सपेंडिचर 50 से 70%, 60% के आसपास है। उसके पास राजस्व के स्रोत बहुत सीमित हैं, कई सारे राज्यों के पास तो राजस्व के स्रोत ना के बराबर हैं। तो उनके पास यही एक विकल्प बचता है कि वो जाकर बारोइंग करें। इसलिए रिजर्व बैंक को बाजार में राज्यों की तरफ से आने वाली बारोइंग के लिए और ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके राजस्व की एक पाइपलाइन जून के बाद बंद हो जाएगी। तो उतना लॉस कवर करने के लिए उन्हें कर्ज के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, और वो भी शुभम ऐसे मौके पर जब ब्याज दरें बढ़ने की तरफ हैं। और हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड 7-7.5% के आसपास है। राज्यों के लिए तो और भी महंगा है, 8% और 8.5% के आसपास उन्हें कर्ज मिलता है। सर, इस सारी कवायद का आम जनता के लिए क्या मतलब है? इसका सारी कवायद का आम जनता के लिए दो मतलब है। एक तो ये कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की टैक्स दरें बढ़ेंगी कि राज्यों को अपने यहाँ राजस्व जुटाने के लिए, अगर उनको अपने सोशल एक्सपेंडिचर्स चलाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर राज्य सरकारें समझदारी से काम लेंगी तो ये जितने फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, जो चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, जो मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, इनमें कटौती करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जीएसटी के भविष्य में जो होने वाले सुधार हैं वो सारे के सारे सुधार अब टैक्स बढ़ाने वाले होंगे, टैक्स घटाने वाले नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना लगभग असंभव है, क्योंकि राज्य सरकारें क्यों राजी होंगी जब उनका कंपेंसेशन सेस खत्म हो चुका है। राज्य सरकारें इस बात के लिए दबाव बनाएंगी कि जीएसटी के दायरे में सुधार करके रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को कम से कम 18% पर पहुंचा दिया जाए, जो 15% से नीचे, ताकि उन्हें भी उनके भी का जो एसजीएसटी है, जो स्टेट का टैक्स है, उसके रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हो। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था टैक्स का बर्डन बढ़ाने की तरफ इशारा करती, चाहे वो इनडायरेक्टली सर्विसेज के जरिए आए या वो जीएसटी के जरिए आए। और यही हमारी सबसे बड़ी फिस्कल स्पेस की शुभम इस समय दुविधा है कि हम महंगाई के बीच जीएसटी का रिफॉर्म भी उस तरफ पहुंच गया है जहां वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेट्रोल और थोड़ा बहुत मिट्टी का तेल महंगाई की आग में छिड़क सकता है। बिल्कुल। और आप ये समझ लीजिए कि आप जिस राज्य में भी रहते हैं, अगर कंपनसेशन उस राज्य का बंद होता है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को तो रेवेन्यू चाहिए, तो वो उन जगहों पर टैक्सेस लगाएंगी जो उनके हाथ में। सर, किन राज्यों की हालत ज़्यादा खराब है? मान लीजिए इतने सारे राज्यों में गुजरात में रहने वाले अपने आप को ज़्यादा बेहतर माने या उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने आप को ज़्यादा बेहतर माने? शुभम, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिस्कल हेल्थ के हिसाब से के पैरामीटर्स पे और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो बड़े 2017 से 2021 के बीच जो बड़े राज्य हैं जहां फिस्कल डेफिसिट 3.93 या 4% से 5.33% के रेंज में फिस्कल डेफिसिट रहा है, वो पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हैं जहां पर डेफिसिट रहा। इससे नीचे 2% से 2.5% के रेंज वाले फिस्कल डेफिसिट के राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हैं। और ये स्थिति आने वाले समय में अब बदलेगी, क्योंकि राज्यों की फिस्कल मैथमेटिक्स और रेवेन्यू मैथमेटिक्स दोनों बदलेंगी जब हम कंपेंसेशन से मिलने वाली राशि को इससे अलग करेंगे। और इसके बाद हमें वास्तविक रूप से पता चलेगा कि राज्यों के अपने राजस्व कहाँ खड़े हुए हैं, उनके टैक्स कलेक्शन किस स्तर पर खड़े हुए हैं। और दूसरी एक और बात ये, जो पुरानी बकायेदारी है बिजली की, जेनकोज की और डिस्कॉम्स की, उसके लिए 2 बार बेल आउट दिया जा चुका है, पर उसके बाद भी राज्य सरकारों को पैसा कहीं ना कहीं से तो चुकाना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जिनका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, वो पहले से ही कर्ज में ज़्यादा फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, तो उनको नया पैसा लाने में ज़्यादा दिक्कत होगी। उसमें चाहे पंजाब हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो या राजस्थान हो। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो और स्विगी पर गलत कारोबारी गतिविधियों का आरोप लगा है और इस आरोप की जांच अब प्रतिस्पर्धा आयोग करेगा। सोमवार को आयोग ने दोनों फूड डिलीवरी ऐप के खिलाफ लगे आरोप की जांच का आदेश भी दे दिया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने फूड डिलीवरी ऐप के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप में ये कहा गया था कि दोनों फूड डिलीवरी ऐप अपने कारोबार में रेस्टोरेंट के साथ भेदभाव करते हैं। आरोप यह है कि जिन रेस्टोरेंट ने फूड डिलीवरी ऐप्स में हिस्सा खरीद रखा है या वो हिस्सा रखते हैं, उनको ये ऐप
तवज्जो देते हैं। कैसे काम करते होंगे कि मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर दिया तो वो पहले आपको वो रेस्टोरेंट दिखाते होंगे जिनको वो दिखाना चाहते होंगे। सर, ये पूरा विवाद क्या है और आगे अब आपको क्या लगता है ये मामला किस ओर जा सकता है? ये तीसरा मामला हमारे सामने तत्काल आया है शुभम, जहां कंपटीशन कमीशन में अब मोनोपोलीज के खिलाफ, ओलिगोपोलीज के खिलाफ शिकायतें होने लगी और ये बाजार का विकृत चेहरा है, ये बाजार का परवर्टेड चेहरा है जिस पर लगातार चिंता जाहिर की जानी चाहिए, सवाल उठाए जाने चाहिए। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सीसीआई को जो अपील भेजी है उसमें लिखा है कि स्विगी और जोमेटो 3 तरह से बाजार की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहे हैं। नंबर 1, उनके पेमेंट साइकिल डिले हैं, वो उन्हें समय पर पैसा नहीं भुगतान करते क्योंकि पैसा तो अब जोमेटो और स्विगी को देते हैं, वो पैसा उनका कमीशन काट कर रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है। तो आपने तो परचेज किया और कंज्यूम कर लिया, रेस्टोरेंट को समय से पैसा नहीं मिलता। उन्होंने पेमेंट साइकिल्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि कुछ प्रेफरेबल पेमेंट कुछ लोगों को मिलते हैं और कुछ लोगों को लेट मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे चार्जेस लगा दिए हैं जो एग्रीमेंट के बाहर हैं। अब यहाँ जो प्रोड्यूसर है, यहाँ पर हम उसको प्रोड्यूसर मानेंगे, जो रेस्टोरेंट वाला है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो दुविधा में है क्योंकि अगर वो इनसे बाहर निकलता तो उसकी सेल्स डाउन हो जाती हैं क्योंकि उसके पास ऑर्डर्स आना नहीं शुरू करते हैं, लोगों ने घर से मंगाना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि दूसरी जो शिकायत है एनआरआई की वो ये कि इन्होंने अपनी तरीके के चार्जेस लगा दिए हैं। और तीसरा ये है कि उनका एल्गो न्याय नहीं करता है, जो उनका एल्गोरिदम है वो रेस्टोरेंट्स के साथ न्याय नहीं करता। एनआरएआई की शिकायत इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम कि इसका हिस्सा करीब इसमें 5 लाख रेस्टोरेंट इस एसोसिएशन का हिस्सा है भारत के, और वो 5 लाख रेस्टोरेंट ही स्विगी और जोमेटो की जान है। उनके पीछे से उन्हीं के कारण स्विगी और जोमेटो का पूरा बिजनेस चलता है और हम स्टॉक मार्केट में जोमेटो के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट देखते हैं। कंपटीशन कमीशन ने ये कहा है कि जो इनिशियली जो संकेत मिले उसने माना है कि जोमेटो और स्विगी की जो पावर है, वो बार्गेनिंग पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा है और शायद वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को पर दबाव बनाने के लिए। और इसलिए एक जांच कमिश्नर बिठाया गया है, जो जांच कमिश्नर अगले 60 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा और जब वो डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर होता है सीसीआई में, वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद फिर कंपटीशन कमीशन इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी या जांच के जो निष्कर्ष हैं वो सामने लेकर आएगी। लेकिन यहाँ से भारतीय बाजार में एक अच्छी शुरुआत होती है, जहाँ मोनोपोलीज को पर सवाल उठाना, कंपटीशन कमीशन पर दबाव बनाना और कंपटीशन कमीशन को सक्रिय करना शुरू होता है। और हम ये बैक टू बैक देख रहे हैं। अभी हमने सीमेंट कंपनियों के, हमने अभी टायर कंपनियों के कार्टेल के तौर पर देखा, उससे पहले हमने शिपिंग कंपनियों के कार्टेल के तौर पर देखा, स्टील कंपनियों के कार्टेल के अगेंस्ट शिकायत की जा चुकी है। और ये मोनोपोली जो फूड डिलीवरी एप्स में है, तो ये घटनाक्रम स्वस्थ बाजार के लिए ऐसे घटनाक्रम, ऐसे विवाद, ऐसे सवाल उठाए जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जांच के निष्कर्ष ही दरअसल इस पूरी बात से पर्दा उठाएंगे कि हो क्या रहा था और उस पर जुर्माना कितना लगना चाहिए। खरीफ बुआई शुरू होने से पहले इस साल उर्वरक के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल किसानों को जिस रेट पर फर्टिलाइजर मिलता है उसमें सरकार की बड़ी सब्सिडी शामिल होती है। इस बार रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ ये कि फर्टिलाइजर उत्पादन की लागत बढ़ गई, फर्टिलाइजर कंपनियों ने भी दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। किसानों को फर्टिलाइजर सस्ते में मिलते रहे, इसके लिए ज़रूरी यह है कि सरकार सब्सिडी बढ़ाए। लेकिन सरकार की जो बजट की हालत है उसमें ये आशंका पूरी है कि सरकार शायद बजट में सब्सिडी ना बढ़ा पाए। अब सरकार अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो क्या होगा? किसानों को महंगी उर्वरक खरीदनी पड़ेगी। सर, क्या वाकई किसानों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं फिर अगर सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाती है शुभम, जिसकी संभावना दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने 2 बार रिवाइज्ड सब्सिडी देखी है और कच्चे माल की कीमतें किस तेजी से बढ़ी हैं, चाहे फास्फेट हो, चाहे पोटाश हो या बाकी जो यूरिया से जुड़ा हुआ कच्चे माल है, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहें। और फर्टिलाइजर उद्योग से जो हमको जानकारी मिल रही है उस हिसाब से अभी गवर्नमेंट की सब्सिडी के बाद भी कुछ कंपनियों ने अपने रेट बढ़ाए हैं। जैसे कि इफ़को की सूचना मिल रही कि उसने डीएपी का एमआरपी बढ़ाया है। लेकिन ये जो दरों में बढ़ोतरी हुई है ये शायद किसानों तक इसलिए नहीं पहुंच रही है कि इसके पीछे सब्सिडी लगी हुई है। 2 बार 3 किश्तों में सरकार अलग अलग सब्सिडी का आवंटन बढ़ा चुकी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी
गवर्नमेंट की लगभग जो 21-22 के हिसाब से माने तो डीएपी पर करीब 1211 रुपए की सब्सिडी है एक बोरी पर, और एमओपी पर 303 रुपए की सब्सिडी है। 1211 रुपए की सब्सिडी के बाद इसका एमआरपी 1267 रुपए के आसपास है डीएपी का, और एमओपी पर 303 रुपए की सब्सिडी के बेस पर इसका एवरेज एमआरपी 1129 रुपए के आसपास है, और जो एनपीके है उस पर 732 रुपए की सब्सिडी है और 1406 रुपए का इसका बैग है। ये 3 ऐसे उर्वरक है ना शुभम, जहां पर हम लगातार कीमतों का दबाव देखते हैं यूरिया की तुलना में। हालांकि इस बार यूरिया की कॉस्ट भी तेजी से बढ़ी, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पर ये 3 ऐसे उर्वरक हैं जहां हमेशा रॉ मटेरियल की प्राइसेस दबाव बनाती हैं कंपनियों पर और सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है। हम रबी का सीजन के समापन पर खड़े हुए हैं, हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, खरीद शुरू हो गई है। इन फर्टिलाइजर्स की डिमांड हमें आने वाले खरीफ के सीजन में दिखाई देगी। उससे पहले अगर सब्सिडी की व्यवस्था नहीं हुई तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से उन्हें अब कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सर, सरकार की क्या तैयारी है? सरकार ने फिलहाल इस बजट में चलते चलते मार्च में जो अपना एडिशनल एक्सपेंडिचर अप्रूव कराया था उसे इसमें शामिल रखा है। अगले साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का एलोकेशन बढ़ाया गया है, लेकिन वो एलोकेशन कितना और ज़्यादा करना पड़ेगा ये हमें बाद में पता चलेगा जब सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी। और फर्टिलाइजर सब्सिडी के मामले में बजट के एलोकेशन कभी सही साबित होते नहीं है, क्योंकि उन्हें बाद में जो सरकारें जितना बजट में प्रपोज करती हैं सब्सिडी का बिल उससे ज़्यादा ही पाया जाता है। बिल्कुल। चलिए, अब कल की एक बड़ी खबर थी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का बिल है, उसका एक फॉलोअप, क्योंकि इस मेगा मर्जर के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। माना यह जा रहा है कि बीएफएसआई सेगमेंट में कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है। कंसोलिडेशन का दौर ये होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं छोटी छोटी कंपनियों को खरीदती हैं और जो कंपनियों की संख्या है वो बाजार में उस सेक्टर में कम रह जाती है। इसके पीछे एक बात ये भी कही जा रही है कि आरबीआई ने नियम चेंज किए थे एनबीएफसीज के लिए और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। सर, क्या ये विलय बाजार में किसी बड़े बदलाव की तैयारी है? हाँ, बड़े बदलाव की तैयारी। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट हमें इस तरीके उन कंपनियों के बारे में संभावित मर्जर एक्विजिशन की तरफ इशारा कर रहा है जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के कारण के फॉलोअप के तौर पर हो सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या है? यहां से हम शुभम कह सकते हैं सेफली कि भारतीय बाजार में एनबीएफसीज का दौर अब खत्म हो रहा है। यानी ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिन्हें हम शैडो बैंकिंग कहते थे उनका दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि जब हमने देवान हाउसिंग या आईएलएनएफएस की 2017-18 में क्राइसिस देखी, उसके बाद रिजर्व बैंक ने पूरा का पूरा रेगुलेशन एनवायरनमेंट बदल दिया एनबीएफसीज के लिए, विस्तार से रेगुलेशन में बदलाव किया। और उस रेगुलेशन के बदलाव के बाद अब एनबीएफसीज पर लगभग वैसे ही प्रूडेंशियल नॉर्म्स लागू कर दिए गए जो बैंकों के लिए हैं। और यही बात दीपक पारेख ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब एचडीएफसी को अलग से एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाए रखने का कोई फायदा नहीं रह गया है। इससे बेहतर है कि वो बैंक का हिस्सा बने और एक बड़ा मेगा बैंक बनाया जाए, क्योंकि 2-3 तरीके के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स बैंकों पर लागू किए जाते हैं, जिसमें एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, लगभग उसी तरीके के नियम अब एनबीएफसीज पर लागू कर दिए गए। और इसलिए हमने उस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा नज़ारा देखा। भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी एचडीएफसी, जो कि एचडीएफसी बैंक में विलय हो गई। यहां से आप सेफली सुरक्षित तौर पर अंदाज कर सकते हैं कि अगले 6 महीने से साल भर के भीतर बहुत सारी और भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं वो या तो किसी बड़े बैंक का हिस्सा बनेंगी या किसी दूसरी बड़ी कंपनी का हिस्सा बनेंगी। एक चीज। दूसरी और चीज ये कि यहां से हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के बीएफएसआई सेक्टर में एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होगी, क्योंकि अभी में देख रहे हैं कि किसी बैंक की कार्ड कंपनी अलग से एंटिटी के तौर पर लिस्टेड है, किसी बैंक की एएमसी अलग से एंटिटी के तौर पर है, किसी के पास बीमा उसके बैंकिंग कारोबार का हिस्सा है और म्यूचुअल फंड उसके बैंकिंग कारोबार का हिस्सा है, किसी बैंक की बीमा कंपनी अलग से लिस्टेड है। तो ये जो पैटर्न है भारत के बीएफएसआई का वो ये बताता है कि अभी कोई समरूपता नहीं है। जैसे हमने एचडीएफसी के सिलसिले में देखा कि एचडीएफसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, उसका एक बैंक था, उसके भीतर एक बीमा कंपनी एचडीएफसी अर्गो है, उसके भीतर एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये जो रिस्ट्रक्चरिंग शुरू हुई है एनबीएफसीज के मर्जर और विलय के साथ जो संभावित हमें दिखाई दे रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एमएनएम फाइनेंशियल, एलआईसी हाउसिंग और आईडीबीआई बैंक का विलय तो लगभग प्रस्तावित ही है एलआईसी के आईपीओ के साथ। ये हमें भारत के पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 2 बड़े बदलाव दिखाई देगा। एक तो एनबीएफसीज जो किसी भी बैंक के आसपास चल रही थी, किसी बड़े ग्रुप के आसपास चल रही थी, उनका मर्जर होगा। और दूसरा ये कि हमें इन के विलय से बड़े बैंक
या बड़ी वित्तीय कंपनियां बनती दिखाई देंगी, जो शायद बाजार की वैगरीज के लिए या जो बाजार में गतिविधियां, जो चुनौतियां आती उनके लिए बेहतर तौर पर तैयार होगी। कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार इस व्यवस्था के बाद भारत में IL&FS और दीवान हाउसिंग जैसे किससे नहीं दोहराए जाएंगे, उस तरीके की घटनाएं या उस तरीके की मिस हैपनिंग्स नहीं होंगी। सवाल यह कि रिजर्व बैंक इस पूरे विलय को कैसे लेता है, रिजर्व बैंक BFSI सेक्टर में काम करने के नए नियम कैसे तय करता है, वो विलय और मर्जर के बाद बनने वाली मोनोपोलीज को कैसे रोकता है, ये सब बड़े सवाल हैं जिन पर हमारी निगाह बराबर बनी रहेगी और बिल्कुल ये जो मर्जर है ये बाजार में बड़े बदलाव का संकेत बिल्कुल निश्चित तौर पर माना जा सकता है। आज की हमारी इस पेशकश में इतना ही। मनी सेंट्रल में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल शाम को 7 बजे मैं और अंशुमान जी फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरी का तन्हा